22 जनवरी 1999 की आधी रात देश की राजधानी दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर ओडिशा के क्योझर जिले के मनोहरपुर गांव में एक गाड़ी के अंदर 3 विदेशी लोग सो रहे थे। एक थे ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टैन, उनके 2 नाबालिग बेटे फिलिप और टिमोथी। तीनों काफी थके हुए थे। पूरा दिन आसपास के आदिवासी गांवों में ईसाई मत का प्रचार किया था। हालांकि उनके इस प्रचार से काफ़ी लोग नाराज भी थे। पास के एक गांव में एक 36 साल का लड़का वो वहाँ ईसाई संस्थाओं द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण पर स्पीच दे रहा था। भीड़ उग्र हो गई और आधी रात को ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम के साथ साथ उग्र भीड़ ने उनके दोनों बेटों को भी गाड़ी में ही जिंदा जलाकर मार डाला। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। ग्राहम स्टैन्स की मौत की खबर दुनिया की सुर्खियां बनने लगी। जिस लड़के ने स्पीच दी थी उसका नाम सामने आया रविंद्र कुमार पाल, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का निवासी था। लोग उसे दारा सिंह के नाम से जानते थे। केंद्र में अटल जी की सरकार थी। पूरे विश्व की ईसाई मिशनरीज का दबाव बढ़ चला। लेकिन दूसरी ओर फरवरी 1999 में विश्व हिंदू परिषद के लोग सड़कों पर उतर गए और आरोप लगाया कि ईसाई मिशनरियां विदेशी फंड का उपयोग करके भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने की साजिश में लिप्त है। मांग थी चर्चों की गतिविधियों पर रोक लगाने और विदेशी फंड के प्रवाह को रोकने के लिए कड़े कानून की मांग। इस बहस के बीच तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने खुलासा किया कि भारत में काम कर रहे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों को मिलने वाली 70% विदेशी फंडिंग ईसाई या चर्च संगठनों को जाती है। केवल इतना भर नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने यह भी दावा किया कि पूर्वोत्तर में कुछ आतंकवादी समूहों को अंतर्राष्ट्रीय ईसाई संगठनों से वित्तीय सहायता मिल रही है, जिससे नॉर्थ ईस्ट में भयंकर ईसाईकरण चल रहा है। साल्वेशन आर्मी नाम के एक ईसाई संगठन का नाम भी सामने आया, जिसे विदेशों से फंड को या चंदा मिल रहा था। जब यह सब कुछ चल रहा था, ग्राहम स्टैन्स की हत्या के करीब 7 महीने गुजर गए थे। अगस्त का महीना था। उड़ीसा के ही मयूरभंज जिले के जम्बोनी गांव में एक लड़का स्पीच दे रहा था। गांव वाले उग्र थे। अचानक घरों से निकले और एक कैथोलिक चर्च को आग लगा दी। चर्च का पादरी अरुल दास जब चर्च से निकलकर भागने लगा तो उसे एक तीर मारा गया, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। एक बार फिर से मामला गूंज उठा और फिर एक नाम आया, रविंद्र कुमार पाल उर्फ दारा सिंह। लेकिन दारा को इस बार भी पुलिस नहीं पकड़ पाई। इसके कुछ दिन बाद मयूरभंज जिले में एक घटना और सामने आई। इस बार बताया जाता है कि एक मुस्लिम थे शेख रहमान, जो गांव के भोले भाले लोगों को आसमानी किताब का पाठ पढ़ा रहे थे। उनके हाथ काट दिए गए और उन्हें जिंदा जला दिया गया। एक बार फिर एक नाम आया, रविंद्र कुमार पाल उर्फ दारा सिंह। आखिरकार इसके महीनों बाद 31 जनवरी साल 2000 को पुलिस को सूचना मिली कि ओडिशा के ही मयूरभंज जिले के जंगलों में दारा छिपा है। पुलिस ने रविंद्र कुमार पाल उर्फ दारा को गिरफ्तार कर लिया। इन घटनाओं के बाद देश में एक बहस ने जोर पकड़ लिया कि ईसाई और मुस्लिम संगठनों को विदेश से मिलने वाले पैसे पर रोक लगाई जाए। आखिरकार केंद्र की मनमोहन सरकार ने साल 2010 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 वो लेकर आए, जिसके तहत भारत में किसी एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्था या एसोसिएशन को विदेश से चंदा लेने के लिए गृह मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ये रजिस्ट्रेशन हर 5 साल में रिन्यू कराना होगा। इसके अगले साल ही 2011 में केंद्र की सरकार को पता चला कि वॉच टावर बाइबिल एंड टेक्स्ट सोसाइटी नाम की एक संस्था जबरन धर्मांतरण में लिप्त है। सरकार ने इस संगठन के लिप्त पाए जाने के बाद उसे विदेशी फंड प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया। यहाँ से एक चीज़ सामने निकल कर आई कि इन संगठनों के चंदे को लेकर प्रतिबंधित किया जा सकता है। तब से कानून की मांग थी कि एक ऐसा कानून बन जाए जो साफ करे कि विदेशों से कितनी धार्मिक, सामाजिक संगठनों को पैसा मिल रहा है और वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है। दिसंबर साल 2021 मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी, केंद्र सरकार ने इसे प्रतिकूल इनपुट का हवाला देते हुए इस संगठन के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस को नवीनीकृत करने से मना कर दिया। विवाद बढ़ा। आखिरकार जनवरी 2022 में सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए पंजीकरण बहाल कर दिया। लेकिन 1999 की घटना और 2021 का विवाद सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि भारत में विदेशी फंडिंग, धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक गहरी और लंबी बहस का आरंभिक बिंदु था, जो अब एक नए मोड़ पर आकर खड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसा मोड़ जहां अमेरिकी सांसद खुले तौर पर भारत में बने एक कानून को ईसाइयों पर हमला बता रहे हैं।
असल में इन किस्सों को सुनाने के पीछे दो कारण थे। एक तो पिछला विवाद समझ आ जाए और दूसरा अब पास होने वाला कानून भी समझा जा सके या उस कानून में जो संशोधन हुआ उसे समझा जा सके, क्योंकि भारत में विदेशी चंदे से जुड़े एक प्रस्तावित कानून पर अब अमेरिका से भी सवाल उठे हैं। अमेरिकी सांसद रायली मूर ने इसे ईसाइयों पर सीधा हमला बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी दे दी कि अगर ये बिल इसी रूप में आगे बढ़ता है तो इसका असर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। दरअसल भारत की संसद के मानसून सत्र में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 यानी कि FCRA संशोधन बिल को लेकर एक बहस चल रही है। FCRA वो कानून है जो तय करता है कि भारत में कोई NGO, चैरिटेबल ट्रस्ट, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्था या दूसरी एसोसिएशन विदेश से पैसा कैसे ले सकती है और उसका इस्तेमाल कैसे कर सकती है। बस इसी प्रस्तावित बदलाव को लेकर अमेरिकी सांसद रायली मूर ने एक्स पर एक पोस्ट किया और उन्होंने भारत में ईसाई धर्म के पुराने इतिहास का भी जिक्र किया और लिखा कि भारत में तो ईसाई तब से हैं जब सेंट थॉमस ईसा मसीह के कथित पुनर्जीवन के कुछ दशक बाद मालाबार पहुंच गया था। इसके बाद रायली मूर प्रस्तावित FCRA संशोधन पर सवाल उठाने लगा। उनका कहने लगा कि भारत की संसद जिन बदलाव पर विचार कर रही है उनसे सरकार को चर्च और धार्मिक चैरिटी के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने की ताकत मिल सकती है। धार्मिक चैरिटी यानी कि ईसाइयों की जो चैरिटी होती है। रायली मूर ने इसे ईसाइयों पर सीधा हमला बताया। सवाल बना, आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिस पर इतना विवाद हो रहा है कि ये बात अमेरिका तक पहुंच गई। इसे समझने के लिए पहले मौजूदा FCR कानून को समझना होगा। मौजूदा वक्त में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत भारत में किसी NGO, चैरिटेबल ट्रस्ट, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्था, एसोसिएशन को विदेश से चंदा लेने के लिए गृह मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जैसा हमने अभी बताया था, और ये रजिस्ट्रेशन हर 5 साल में रिन्यू भी कराना पड़ता है। इस बिल के तहत 15 जुलाई 2026 तक देश में 14,449 एक्टिव FCRA रजिस्ट्रेशन है, जबकि 22,498 रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा चुके हैं, यानी कि लोग संस्था बनाकर विदेशों से पैसा लेकर अवैध गतिविधियों में लगा रहे थे, जबकि 15,212 रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुके हैं। साल 2019 से 2022 के बीच FCRA के तहत रजिस्टर्ड संस्थाओं को कुल 55,771 करोड़ का विदेशी चंदा मिला था। अब इस नए बिल में बदलाव पर बात करें तो बिल में सबसे अहम प्रस्ताव है एक तय अथॉरिटी बनाने की। इसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, यानी किसी कारण किसी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है, संस्था खुद अपना रजिस्ट्रेशन छोड़ देती है या उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होता, तो अथॉरिटी उस संस्था को मिले विदेशी चंदे, उस पैसे से बनाई गई संपत्तियों के प्रबंधन को अपने हाथ में ले सकेगी। यही प्रस्ताव इस पूरे विवाद के केंद्र में है। दूसरा, इस बिल में FCRA रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए एक न्यूनतम रकम की शर्त का प्रस्ताव भी है। अगर किसी संस्था ने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में 1 लाख से कम विदेशी चंदा लिया या इस्तेमाल किया तो उसे वो संस्था रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के काबिल नहीं रह सकती। इसके अलावा विदेशी चंदे को एक संस्था से दूसरे संस्था तक ट्रांसफ़र करने और सख्त पाबंदियों का भी प्रस्ताव इसमें जुड़ा है। मसलन एक संस्था जो काम कर रही है और वो विदेश से मोटे पैसे लेकर छुटमुट संस्थाओं में बांट दे, वो छुटमुट संस्था कहीं हिंसा या अपराध या कोई तमाशा देश में करा दे तो उसकी जिम्मेदारी बड़ी संस्था की होगी। इस कारण अब विदेश से मिले पैसों के लेन देन और इस्तेमाल करने की समय सीमा भी सख्त करने की बात है। संस्थाओं को अपने प्रोजेक्ट, एक्टिविटीज़, वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी ज़्यादा जानकारी देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब विरोध करने वालों की दलील समझिए। इसमें कई सिविल सोसाइटी समूहों का कहना है कि तय अथॉरिटी को मिलने वाली ताकत बहुत ज़्यादा है। उनकी चिंता है कि इससे केंद्र सरकार को विदेशी फंड पर निर्भर संस्थाओं के कामकाज और उनकी संपत्तियों पर ज़्यादा कंट्रोल मिल सकता है। चर्च और दूसरी धार्मिक संस्थाओं की चिंता खास तौर पर स्कूलों, अस्पतालों और दूसरे सामाजिक संस्थानों को लेकर है। उनका कहना है अगर दशकों से विदेशी चंदे की मदद से स्कूल, अस्पताल या दूसरी संपत्तियां बनाई गई है और संबंधित संस्था का FCR रजिस्ट्रेशन खत्म या रद्द हो जाता है तो ऐसी संपत्तियों का प्रबंधन सरकार अपने नियंत्रण में ले लेगी। यानी जो भी चर्च, स्कूल, अस्पताल इस कन्वर्जन गैंग ने बनाए हैं, इन्हें डर है कि भारत सरकार कहीं इन्हें अपने हाथ में ना ले ले और इनका तमाशा बंद हो जाए और सरकार इसे कंट्रोल करे। केरल में इसे लेकर ज़्यादा चिंता देखने को मिली। यहाँ पर कई कृषि ऑर्गेनाइजेशन, बड़े शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थान चलाते हैं लोग, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से विदेश से आर्थिक मदद मिलती रही है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है
कि इस बिल से ये इंश्योर करना है कि विदेश से आने वाले पैसे के इस्तेमाल को लेकर संस्थाओं की जवाबदेही तय हो। यानी एक तरफ सरकारी से विदेशी फंडिंग की निगरानी और जवाबदेही मजबूत करने वाला कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ अनेकों एनजीओज और ईसाई संस्थाओं का एक हिस्सा इसे सरकार को ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार देने वाला प्रस्ताव मान रही है। यही कारण है इस बिल को लेकर अमेरिकी संसद से लेकर पूरा कन्वर्जन गैंग विरोध कर रहा है। इस मामले में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।